शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर पेपर 2 समावेशी शिक्षा से संबंधित है। जैसा कि इसके पहले हम इसका एक वीडियो बना चुके हैं लघुत्तरीय प्रश्न का, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है तो इसलिए एक जो है बहुविकल्पीय का वीडियो बनाए हैं, एक जो है वेरी शार्ट टाइप, लेकिन लघुत्तरीय में 2 वीडियो इसके हम बनाएंगे क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो बाकी जो प्रतिभाशाली थे, मंद बुद्धि या समस्यात्मक बच्चे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, समावेशी शिक्षा क्या है, इन सबसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, उन्हें हम पहले वीडियो में सम्मिलित किए हैं। आज के वीडियो में हम श्रवण क्षति युक्त हैं या फिर निर्देशन है, इससे संबंधित जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, उनको शामिल किए हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, श्रवण क्षति युक्त बालकों के प्रकार बताइए, इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे। और दूसरा इसमें श्रवण बाधितों का वर्गीकरण, यानी एक ही क्वेश्चन है, 2 तरह से पूछा गया है। डीएलएड 2019 में ये प्रश्न आ चुका है, तो इसको हम देखते हैं। आधुनिक जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने श्रवण बाधितों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। वे वर्ग कौन कौन से हैं? पहला जो है केंद्रीय श्रवण दोष, ठीक है, केंद्रीय श्रवण दोष। दूसरा है मनोजैविक श्रवण बाधित। नेक्स्ट है नाड़ी संस्थान श्रवण बाधित। और तीसरा और नेक्स्ट है आचरण में श्रवण बाधिता। तो इनको एक एक करके थोड़ा सा देख लिया जाए। तो पहला देखते हैं केंद्रीय श्रवण बाधित। केंद्रीय श्रवण बाधित बालक वे बालक होते हैं जो कि जटिल बाधिता से ग्रसित होते हैं, यानी कि जिन्हें सुनने में ज़्यादा जटिलता होती है। इस प्रकार के बालक ध्वनि के बारे में जानते तो हैं परंतु इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं तथा इनकी संप्रेषण समस्या भी काफ़ी गंभीर होती है। यह दोष दवाओं के सेवन से आ सकते हैं और इनके सुधार में अधिक समय लगता है। दूसरा प्रकार हम देखे थे इसमें मनोजैविक श्रवण बाधिता। मनोजैविक श्रवण बाधिता जो है, इसका कारण मनोवैज्ञानिक होता है। यह बालक अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इन बालकों में किसी रोग के कारण ही बाधिता आ जाती है, कई बार पहचानना कठिन होता है। यह दोष मनोवैज्ञानिक है अथवा जैविक। इन बालकों के उपचार में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है नाड़ी संस्थान श्रवण बाधिता। यह दोष बालकों के नाड़ी संस्थान के कारण आता है, अतः इसका उपचार संभव नहीं हो पाता है। यह बालक श्रवण यंत्रों की सहायता से सुनते हैं। इन्हें शिक्षा हेतु अलग अलग शिक्षा प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है। यह ओठों की भाषा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन्हें विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। और लास्ट आचरण श्रवण बाधिता। साधारण रूप से ऐसे बाधित बालक आचरण दोषी होते हैं। यह दोष कान के रोगों से संबंधित होते हैं। यदि चिकित्सक इनका उपचार करे तो यह दोष ठीक हो सकते हैं, परंतु कई बार चिकित्सकों की गलती से यह जो है रोग और भी बाधित हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला जो है केंद्रीय श्रवण बाधिता है, दूसरा मनोजैविक श्रवण बाधिता, नाड़ी संस्थान श्रवण बाधिता और आचरण श्रवण बाधिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षणों का उल्लेख करिए। ठीक है, यानी श्रवण बाधित बालकों को कैसे पहचाना जा सकता है। इसमें पहला है, यह बालक अपने व्यवहार को एक जैसा नहीं रख पाते हैं। यह बालक अपने शिक्षकों के ओठों की गतिविधियों व हावभाव को देखकर तथ्यों में के बारे में पता लगा लेते हैं। यह बालक ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। यह बालक बातों को सुनने के लिए एक ओर सिर झुकाते हैं। ठीक है, इन्हें अक्सर समान ध्वनि वाले शब्दों में भ्रम होता है। यह चाचा को पापा समझते हैं। यह बिना बुलाए ही बातों के बीच में निरर्थक बोलना शुरू कर देते हैं। यह धीरे धीरे बोलते हैं। इन्हें शब्दों को सही उच्चारण में कठिनाई होती है तथा कक्षा में की गई जो ध्वनि है उसे ये नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखन अयोग्यता। लेखन अयोग्यता, इसे इंग्लिश में डिस्ग्राफिया कहते हैं। यह क्या है? यह डीएलएड 2018 में पूछा गया है, तो इसे हम थोड़ा सा इलॉबरेट कर लेते हैं। देखते हैं लेखन अयोग्यता क्या है। लेखन संबंधी योग्यता को डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है। इस अयोग्यता में के कारण छात्र निश्चित लेखन नियमों का पालन न करते हुए खराब लेखन करने लगते हैं। ठीक है,
निश्चित जो है लेखन नियम का पालन न करते हुए खराब लेखन करने लगते हैं। इसमें छात्रों द्वारा किया गया लेखन मापदंडों के आधार पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए इसे एक दोष माना जाता है। इस प्रकार के दोष के कारण भाषा विकास में अवरोध उत्पन्न होते हैं। लेखन अयोग्यता का आशय उस अमानकीय लेखन की व्यवस्था से है जो अक्षरों के अनुचित बनावट, अनुचित शब्द दूरी एवं शिरोरेखा के अभाव को प्रदर्शित करता है तथा सुलेख की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, यानी लेखन अयोग्यता के अंतर्गत जो बालक है वह सही से नहीं लिखते हैं, बल्कि जो है उनके लेखन में असुविधा पाई जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों का पहचान कैसे किया जाता है या मंदबुद्धि बालक कौन है। ठीक है, तो 60 IQ से कम जिनका IQ होता है उन्हें हम मंदबुद्धि वाले बालक की श्रेणी में गणना करते हैं। इन्हें जड़, मूढ़ व मूर्ख बुद्धि भी बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बालकों का समायोजन प्रतिभाशाली व साधारण बालकों की अपेक्षा कठिन व भिन्न है। इनके प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण व धैर्यपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं मंदबुद्धि बालकों के लक्षण। मनोवैज्ञानिकों के मान संबंध मंदबुद्धि बालकों की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। इनमें जिनमें से कुछ विशेषताओं की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा रही है। पहला है मानसिक लक्षण। मानसमंद बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। ठीक है, प्राय कितना 60 IQ। जन्मजात मानसिक प्रक्रियाएं। दूसरा है सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है। ध्यान केंद्रण एवं समन्वय कंसंट्रेशन एवं कोऑर्डिनेशन की योग्यता में कमी पाई जाती है। स्मृति विस्तार सीमित होती है। मेमोरी लेवल इनका, ध्यान विस्तार अटेंशन भी कम होता है। ठीक है, तो ये मानसिक लक्षण थे। अब देखते हैं सामाजिक लक्षण। सामाजिक लक्षण के अंतर्गत अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए जीवन पर्यंत दूसरों पर निर्भर रहते हैं। स्वयं पर नियंत्रण रखने में असमर्थ होते हैं। अपनी व्यक्तिगत सामाजिक समस्याओं को हल करने में समर्थ नहीं होते हैं। सदैव सुरक्षा, देखभाल व निरीक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहले में क्या था, पहले में जो है वह सामान्य बालकों से बुद्धि कम होती है। जन्मजात मानसिक प्रक्रियाएं जन्मजात सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है। ध्यान केंद्रण और समन्वय की योग्यता में कमी होती है। स्मृति विस्तार सीमित होता है। ध्यान विस्तार भी कम होता है। सामाजिक लक्षण में जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं को हल करने में समर्थ नहीं होते हैं। सदैव सुरक्षा, देखभाल तथा निरीक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट शारीरिक लक्षण। संवेदीगामक विकास सेंसरी मोटर डेवलपमेंट की गति सामान्य से धीमी होती है। शारीरिक क्रियाओं जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, स्वयं भोजन करना या स्वयं कपड़े पहनना इत्यादि की प्रगति अत्यंत धीमी होती है। किसी भी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया देने में अधिक समय लेते हैं। ठीक है, और शैक्षिक लक्षण के अंतर्गत सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि होती है और जटिल विषयों को सीखने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा पर प्रकाश डालिए। 2019 में आया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे 2016 में। शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के, यानी कि ये तीन तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो यही आंसर लिखना होगा। यानी शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, दूसरा भी शिक्षा व्यवस्था और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। शैक्षिक पिछड़ेपन के बचाव या शिक्षा व्यवस्था में जहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण दायित्व शिक्षक का है, वहीं दूसरी ओर यह दायित्व विद्यार्थी स्वयं तथा उसके माता पिता या अभिभावकों का भी है। यानी कि अगर हम देखें तो जो शैक्षिक पिछड़ापन है उसमें सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि स्वयं विद्यार्थी और उसके माता पिता का भी योगदान होता है। किंतु शिक्षार्थियों अभिभावकों के द्वारा प्रयत्न किए जाते हैं वे भी शिक्षक द्वारा ही बताए जाएंगे, चाहे वह कक्षा में शिक्षार्थियों को बताएं या शिक्षक अभिभावक सम्मेलन के अंतर्गत अभिभावकों को। इन सभी दृष्टियों से शिक्षार्थियों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय।
इसके अंतर्गत पहला है, जो बात कक्षा के अधिकतर छात्रों से न आती हो उसे अवश्य बता दें, भले ही उनका संबंध पिछली कक्षाओं से क्यों न हो। ठीक है, जिस बात का संबंध पिछली कक्षाओं से है उसे बताने में अधिक समय न लगे। पिछली कक्षाओं से संबंधित केवल वही बात बताई जाए जिसका संबंध आगे बताई जाने वाली बात से है। जो बालक मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें अनावश्यक रूप से कक्षा में न बिठाकर छुट्टी दे दी जाए। विद्यार्थी कम सुनते या कम दिखाई देते हैं तो उन्हें कक्षा में ऐसे स्थान पर बैठाएं जिससे वे बात को सरलता से सुन सकें। श्यामपट्ट पर कुछ लिखा जाए तो उसे देख सकें। उनके स्थान पर बिठाने से अन्य छात्रों को किसी प्रकार का व्यवधान न पहुँचे। छात्रों को हतोत्साहित करने वाली तथा प्रतिभा संपन्न छात्रों में अहंग भाव पैदा करने वाली कोई बात कभी न कही जाए। शैक्षिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों की शिक्षा। पिछड़े बालक की कमजोरी को दूर करने हेतु व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जैसी भी स्थिति हो अलग से समय दिया जाए। दूसरा है पिछड़ापन, व्यक्तिगत या सामूहिक जिस प्रकार का भी हो उसके कारणों का पता लगाकर उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाए। शैक्षिक कमजोरी को दूर करने हेतु उन्हें कमजोरी के अनुरूप ही गृह कार्य दिया जाए। उस गृह कार्य को पूरा करने हेतु उचित मार्गदर्शन भी दिया जाए। यदि पिछड़ेपन का कारण बालकों का मंद बुद्धि होना है तो उनकी कक्षाएं यदि संभव हो तो अलग से चलाई जाएं। बोलने में अक्षम बालकों हेतु कक्षा प्रबंधन की रूपरेखा समझाई। ठीक है, वाणी बाधित बालक हैं तो वाणी बाधित हेतु कक्षा प्रबंधन। वाणी बाधित बालकों के शिक्षण हेतु कई आयामों का प्रयोग किया जाता है। एक कक्षा में शिक्षक को वाणी बाधित कक्षाओं का प्रबंध करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण का मजाक न उड़ाकर उनके उचित उच्चारण हेतु सहायता दी जाए। शिक्षक कक्षा में सभी बालकों के प्रश्नों के उत्तर देने के समान अवसर दें ताकि वाणी बाधित बालक प्रोत्साहित हो सकें। बालकों से वह शब्द अधिक बुलवाएं जिनका उच्चारण वह उचित प्रकार से नहीं कर सकते हैं। बालकों को ऐसी परिस्थितियां दें जिससे वह अपने कार्य को असमर्थ न समझें। बालकों को सामूहिक उच्चारण प्रविधि के द्वारा पढ़ाएं। बालकों को कक्षा में बोलने के उचित अवसर प्रदान किए जाएं। बालकों के हकलाने पर उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकलांग बालकों की पुनर्वास योजना तैयार कीजिए। तो शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहे इन व्यक्तियों को कुशल निर्देशन व सहयोग से वे शारीरिक विकलांग व्यक्ति भी अपनी चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने में सफल होते हैं तथा उनकी सफलता या सामर्थ्य स्तर की बराबरी सामान्य या पूर्ण दिखने वाले व्यक्तियों के लिए अकल्पनीय लगती है। अतः उनकी विकलांगता के बजाय चुनौती अर्थात शारीरिक चुनौती कहना अधिक उपयुक्त होगा। उनकी वास्तविक आवश्यकता किसी भी दयालुता या कृपा पाना नहीं है, बल्कि इसका यथार्थ आवश्यकता एक समुचित निर्देशन कार्यक्रम के रूप में सहयोग की होती है, जो कि उनका एक स्वाभाविक अधिकार बनता है। व्यक्ति की शारीरिक अक्षमताओं के कारण ही शारीरिक चुनौती उत्पन्न होती है, लेकिन उनके लिए उनकी शारीरिक अक्षमताएं बाधक नहीं होती हैं, बल्कि वे उनके लिए साधक बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता एवं क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। निर्देशन के 2 उद्देश्य लिखिए। देखिए, क्वेश्चन 2016 और 2019 दोनों में आया है। तो सबसे पहले देखते हैं निर्देशन का अर्थ। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता, बल्कि ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। निर्देशन के उद्देश्य, विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अल्प आयु के होते हैं, उनको जीवन का अनुभव नहीं होता है, उनके मस्तिष्क अपरिपक्व होते हैं, उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे अवसर पर निर्देशन का उद्देश्य छात्रों की सहायता करना है। निर्देशन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है, छात्र या व्यक्ति
को उनकी योग्यताओं व शक्तियों का ज्ञान कराना, जिससे वे अपनी समस्याओं को पहचानने के योग्य हो जाते हैं। और दूसरा है छात्र और व्यक्तियों को उनकी समस्याओं को स्वयं समाधान करने के योग्य बनाना। यानी जब व्यक्ति को अपनी योग्यता, अपनी क्षमताओं, अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा तो वह अपने समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगेंगे। विद्यालय में निर्देशन की आवश्यकता। संक्षिप्त रूप से विद्यालय में मार्गदर्शन निम्नलिखित बातों के लिए आवश्यक है। पहला जो है शिक्षा संबंधी आवश्यकता। शिक्षा प्राप्त करते समय विद्यार्थियों के समक्ष कई बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिससे उन्हें कठिनाई महसूस होता है, जैसे विषयों या कोर्सों को चुनना, उचित पुस्तकों को चुनना, रोचक कार्यों तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को चुनना, अपने लेख, उच्चारण, अध्ययन आदतों को सुधार करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और दूसरा है व्यावसायिक आवश्यकता। व्यावसायिक आवश्यकता के अंतर्गत शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को भविष्य में अपनी रोजी कमाने योग्य बनाना है। उनके द्वारा भविष्य में कई व्यवसायों को अपनाया जा सकता है। इन व्यवसायों तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय साधनों की अधिकतम उपयोगिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम इसे निष्कर्ष रूप में देखें तो निर्देशन का उद्देश्य होता है व्यक्ति को उसकी जन्मजात शक्तियों का ज्ञान करा करके उसे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने के योग्य बनाना। और दूसरा जो हम देखें तो बालक जो होता है वह बालक का मस्तिष्क अपरिपक्व होता है। प्रारंभ में वह अपने जो है निर्णय स्वयं नहीं ले पाते हैं, इसके लिए उन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और सबसे पहली जो समस्या शुरू होती है वह शैक्षिक समस्या शुरू होती है, क्योंकि यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में सही गाइडेंस नहीं प्राप्त करते हैं, अपने रुचि के अनुसार सही व्यवसाय का चयन नहीं करते हैं, और रुचि यदि हम इंटरेस्ट की बात करें, अभिरुचि की बात करें, क्षमता की बात करें, मानसिक योग्यता की बात करें, तो शिक्षक से बेहतर इसे कोई भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि शिक्षक जो होता है वह अपने विद्यार्थी के ज़्यादा नज़दीक होता है और चूँकि उसे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जानकारी होती है, इसलिए वह बालक के सभी मानसिक योग्यताओं, उसकी रुचि, उसकी अभिरुचि को बहुत अच्छे से समझ करके वह उसकी शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे विषय चयन की हो, चाहे अच्छी किताब को चुनने की हो, उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और दूसरा जो है व्यावसायिक आवश्यकता की बात करें, यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में सही चयन करते हैं अपने रुचि के अनुसार, तो हमारा व्यवसाय जो होता है वह फिक्स हो जाता है, यानी कि उसी के अनुरूप हम अपना रोजी रोटी बनाने के लिए या फिर भविष्य में जो है सही रोजगार चुनने के योग्य बन जाते हैं। तीसरा हम देखेंगे व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। बच्चों के व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन के लिए मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है, जो उनके उचित विकास तथा जीवन में उनकी सफलता एवं भावात्मक एवं सामाजिक समायोजन के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखा जाए तो आज के इस भाग दौड़ भरे ज़िंदगी में लगभग सभी व्यक्ति की कुछ व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। यदि हम बालकों की देखें तो बालकों के अंदर भी अपने क्लास को लेकर के अधिक बहुत ज़्यादा विषय सामग्री को लेकर के या होमवर्क को लेकर के वे भी टेंशन में आ सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं, उनके अंदर भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ सकती हैं। तो इस तरह से यदि उनके उन समस्याओं को पहचान करके उनका मार्गदर्शन किया जाए तो उसके द्वारा वो उनका उचित विकास हो सकता है और जीवन में जो सफलता भी उन्हें प्राप्त हो सकती है और वे भावात्मक रूप से मजबूत हो सकते हैं, जिससे कि उनका समायोजन भी अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र। निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र अत्यंत विकसित है और व्यापक भी है। निर्देशन का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। पहला जो है समस्त व्यक्तियों को निर्देशन देने हेतु, चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ प्रत्येक कार्य करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह शिक्षा प्राप्ति का हो या विचार प्रकट करने का, इस प्रकार से निर्देशन देने का तथा लेने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का। विशिष्ट बालकों की शिक्षा में निर्देशन अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। निर्देशन सेवाएं प्राय शिक्षक द्वारा दी जाती है। यह सेवाएं विशिष्ट, प्रतिभाशाली और साधारण तीनों प्रकार के बालकों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए
की एक सीढ़ी होती है। दूसरा है बाल केंद्रित सेवा। यह एक अच्छी निर्देशन सेवा सदैव बाल केंद्रित होती है, क्योंकि निर्देशन कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्यतः छात्रों पर ही ध्यान दिया जाता है। छात्र अपनी योजनाओं की उन्नत तथा सफलता अर्जित करने में सेवार्थी की सहायता करना ही निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है। तीसरा है निर्देशन कर्मचारियों का चयन। निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों तथा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो बालकों को प्रत्येक क्षेत्र में भली प्रकार से शिक्षित करने के लिए निर्देशित कर सकें। यह सेवा प्रायः वही व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं जो कि निर्देशन क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हों अथवा निर्देशन जो व्यवस्था है उसके विशेषज्ञ हों। नेक्स्ट है इसमें छात्रों को निर्णय लेने के अवसर देना। निर्देशन कार्यक्रम में सेवार्थी या छात्र को ही अपने कार्यों के प्रति अंतिम निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, क्योंकि जो निर्देशक है या निर्देशन देने वाला है वह एक या दो समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन संपूर्ण जीवन जो है वह बालक को स्वयं ही जीना होता है। तो यदि हम बालक को उसकी समस्याओं के समाधान करने योग्य या निर्णय लेने के योग्य बना देते हैं, तो वह अपने आने वाले जीवन में भी वह अपने स्वयं निर्णय ले सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। तो इस तरह से हमारे देश में अति आवश्यक है कि यहाँ पर सेवार्थी को ही अंतिम अवसर लेने का हक प्राप्त होता है। अतः निर्देशन सेवाओं में शिक्षक या निर्देशक के साथ साथ छात्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और लास्ट निर्देशन विधियों को बताना। निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को निर्देशन विधियाँ सिखाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार के छात्र जैसे विशिष्ट सामान्य छात्र हेतु अलग अलग प्रकार की निर्देशन विधियाँ हैं तथा उन्हें छात्रों को निर्देशित करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नैदानिक परामर्श से आप क्या समझते हैं। तो नैदानिक परामर्श समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक या संकटकालीन परामर्श से ज़्यादा कीमती एवं लाभप्रद होता है। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्शग्राहियों को संभावित कठिनाइयों या परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, वे निरोग व बलशाली रहें, उनकी शिक्षा या प्रशिक्षण ठीक प्रकार से चलती रहे, वे ठीक व्यवसाय का चुनाव करके अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी संगत, बुरी आदतों तथा व्यवहारगत समस्याओं या व्यक्तिगत विकारों से ग्रसित होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है परामर्शदाता के 4 गुण बताइए। यानी जो काउंसलर होता है उसके गुण के बारे में पूछा गया है। तो परामर्शदाता परामर्श देने हेतु जिस विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसे ही हम परामर्शदाता या काउंसलर कहते हैं। यानी कि जो समस्याग्रसित व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करता है उसे ही हम परामर्शदाता कहते हैं। परामर्शदाता के गुण इनमें पहला है उन्हें उपयुक्त रूप से समझना चाहिए कि वे क्या हैं, उनकी योग्यताएं तथा क्षमताएं क्या हैं, रुचियाँ, दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और अभिलाषाएं क्या हैं आदि उसे। यानी कि जो परामर्शदाता है परामर्शदाता को जो परामर्शग्राही है उसे समझना चाहिए, उसके रुचि, दृष्टिकोण, इच्छाओं, अभिलाषाओं आदि को। उनकी समस्याओं को समझ करके उन्हें मुक्ति दिलाने में सहायता करनी चाहिए। यानी कि समस्या प्रार्थी की समस्याओं को समझ करके उनकी समस्याओं के समाधान के योग्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट है उसे कोई ऐसे उपाय बताने चाहिए जिनसे उसकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए, उन्हें अनेक अध्यापकों द्वारा सराहा जाए तथा कक्षा में उनकी गिनती जो है वह होशियार बालकों में हो। यानी कि मोटिवेशनल निर्देश जो है परामर्श भी देना चाहिए। नेक्स्ट है अपने साथी विद्यार्थियों से उनके संबंध किस प्रकार से अच्छे रहें, उन्हें पर्याप्त सम्मान और समूह में स्थान दिया जाए, इस कार्य में भी परामर्शदाता को अच्छी सलाह देनी चाहिए। उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत दूर करने के लिए परामर्शदाता को सहायता करनी चाहिए। अध्यापकों के व्यवहार में जैसा वे चाहते हैं उसी के अनुरूप परिवर्तन आ जाए, इस कार्य में भी परामर्शदाता को छात्र की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है परामर्शदाता को उन्हें वे सभी बातें बताई जानी चाहिए जो शैक्षिक गतिविधियों में तो आते ही रहते हैं और साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी वे अच्छा प्रदर्शन कर सकें, उनकी गिनती जो है वह ऑलराउंडर में हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
परामर्श को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य लिखिए। परामर्श के उद्देश्य को विशिष्ट बालकों के संदर्भ में लिखिए। परामर्श का अर्थ परामर्श एवं इसके अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द काउंसलिंग का अर्थ होता है सलाह, राय, मशवरा, सुझाव लेना या देना। जब भी कोई व्यक्तिगत, निजी या पारिवारिक समस्या हमारे सामने आती है तब हम किसी बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति से परामर्श लेने उसके पास जाते हैं। ठीक है, इसका आप समझिएगा काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग का अर्थ होता है सलाह, राय, मशवरा तथा सुझाव लेना। हम देखेंगे प्रायः गांव में जो होती है, जब कोई व्यक्तिगत या निजी समस्या आती है तो किसी अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति से जो है सुझाव लेने के लिए लोग जाते हैं। तो इस तरह से परामर्श लेने और देने वाले के बीच एक ऐसा अपने विश्वासपूर्ण, गोपनीय तथा सुरक्षित संबंध है जिसमें परामर्श लेने वाला परामर्श देने वाले के साथ अपने परेशानियों के बारे में बिना किसी झिझक या डर के चर्चा करता है, अपने उद्देश्यों को सामने रखता है या फिर उपयुक्त विचार विमर्श के द्वारा वांछित सामाजिक कौशल अर्जित करता है और इन कौशलों को व्यवहार में लाने की हिम्मत एवं आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परामर्श के उद्देश्य। परामर्श के उद्देश्य के अंतर्गत परामर्श देने का कार्य परामर्श लेने वाले की परेशानियों या समस्याओं को तुरंत ही अपने आप निपटाना नहीं होता है और न ही उनकी समस्याओं के बोझ को अपने आप ढोते रहना होता है। इसका असली प्रयोजन तो उन्हें सलाह या मशवरे के रूप में ऐसी वैचारिक सहायता या भावात्मक सहारा देना होता है जिस पर आगे चलकर ही वह अपनी समस्याओं को हल कर सके तथा अपनी कठिनाइयों से लड़ करके उन पर विजय प्राप्त कर सके। दूसरा है, परामर्श का मुख्य प्रयोजन इस तरह से व्यक्तियों को अपने आप समायोजित होने के प्रयत्नों में लगाना है, न कि आगे पकी पकाई खीर की तरह मनचाही चीज़ों को प्राप्त करने में। यानी कि हम यदि परामर्श के उद्देश्य की बात करते हैं तो परामर्श का जो प्रमुख उद्देश्य है वह व्यक्ति या समस्या ग्रसित व्यक्तियों को उनकी योग्यताओं, उनकी क्षमताओं के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करना है। जब व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगेगा। व्यक्ति के समायोजन संबंधी समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करना है कि उन्हें किस प्रकार से अपने आप को किसी भी स्थान पर समायोजित करना है। ठीक है, तो मनचाही चीज़ें पेश करके उसे अपने ऊपर निर्भर बनाना। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने तथा राय चुनने में उसे समर्थ बना करके पूरी आत्मनिर्भर बनाने की बात परामर्श सेवाओं में परामर्शदाता द्वारा सोची जाती है। नेक्स्ट है, परामर्श की प्रक्रिया द्वारा परामर्श लेने वाले की अनुभूतियों, रुचियों तथा व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन लाने के उपाय किए जाते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वयं की शक्तियों का उचित विकास कर अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढ सके, अपना रास्ता स्वयं चुन सके और इस पर मजबूती से चल करके अपना तथा समाज का कल्याण कर सके। अतः सारांश रूप में हम इसको ऐसी रचनात्मक एवं निर्माणात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जा सकता है जिसमें परामर्शदाता परामर्श लेने वाले से मधुर एवं विश्वसनीय संबंध स्थापित करके उसकी अभिवृत्तियों एवं व्यवहार में इस प्रकार से वांछनीय परिवर्तन लाने के प्रयत्न करना है ताकि वह अपनी समस्याओं के निराकरण तथा अपनी प्रगति की उचित राह चुनने तथा उस पर दृढ़ इरादे से चलने में अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि परामर्श के प्रमुख प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें परामर्श को मुख्यतः 4 प्रकार में बांटा गया है। मुख्य रूप से इस प्रकार के परामर्श के अग्र 4 रूप हो सकते हैं। पहला, संकटकालीन परामर्श। इस प्रकार का परामर्श वह है जब कोई संकट या विपत्ति से घिरा हुआ हो व्यक्ति। इस प्रकार की संकट की घड़ियां सभी की ज़िंदगी में आती रहती हैं। विद्यार्थियों के घर परिवार में कोई हादसा हो सकता है, किसी प्रकार की आकस्मिक विपत्ति आ सकती है, रोग घेर सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, झगड़ा फसाद हो सकता है, उनके द्वारा कोई बड़ी गलती, गंभीर अपराध, परीक्षा या पढ़ाई संबंधी कोई संकट आ सकता है। उन्हें किसी प्रकार
किसी कार्य में गहरी असफलता का सामना करना पड़ सकता है इत्यादि। इस प्रकार की संकट की घड़ियों में उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, उनके व्यवहार में असामान्यता आने लगती है। इसी प्रकार उन्हें योग्य एवं प्रशिक्षित परामर्शदाता से परामर्श लेने की काफ़ी ज़रूरत होती है, जो उन्हें संकट की घड़ी से उबार करके परिस्थितियों से संघर्ष करने की पर्याप्त क्षमता विकसित कर सके। इन हालातों में दिया गया वांछित परामर्श ही आपातकालीन या संकटकालीन परामर्श कहलाता है, जो बड़ी समझदारी से तुरंत बिना समय बर्बाद किए हुए संकट की प्रकृति तथा परिस्थिति के अनुसार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पहला जो परामर्श है वह संकटकालीन परामर्श जैसा कि इसके टॉपिक से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी में जो है समस्याएं आ सकती हैं, चाहे वह विद्यार्थी हो या व्यक्ति हो। ऐसी परिस्थिति में उसे घबराना नहीं चाहिए या अपने आत्मविश्वास से नहीं डगमगाना चाहिए, बल्कि किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता के पास जाकर के अपनी समस्याओं से उसे अवगत कराना चाहिए। दूसरा जो है उपचारात्मक प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंसलिंग। कई बार विद्यार्थियों के समक्ष ऐसी समस्याएं आती हैं और वो कई तरह की हो, जैसे शिक्षणात्मक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिनके समाधान में अपने प्रयासों से उन्हें सफलता नहीं मिल रही होती है। उस अवस्था में उन्हें उचित सुझाव परामर्श की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने प्रयासों में सुधार लाकर सही समाधान तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त कई बार उनसे अपने कार्यों में या व्यवहार में ऐसी गलतियां मिलती रहती हैं अथवा कई तरह से हानि उठाने का खतरा सामने आता है तथा उन्हें समायोजन संबंधी या व्यवहारजन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे अपने गलत या समस्यात्मक व्यवहारों को सुधारने हेतु अब किसी उपयुक्त परामर्शदाता के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि उन्हें समस्या के निवारण तथा व्यवहार के सुधार में अपेक्षित परामर्श मिल सके। ऐसी परिस्थिति में प्रदान किए जाने वाले परामर्श को ही समस्या समाधान, उपचारात्मक या समायोजनात्मक परामर्श का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई सुझाव या परामर्श की आवश्यकता होती है तो प्रयासों में सुधार लाकर वह सही समाधान तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम नैदानिक या प्रिवेंटिव। नैदानिक परामर्श के अंतर्गत कहा जाता है कि समस्या या रोग की रोकथाम या निवारण उससे ग्रसित हो जाने पर उसका समाधान खोजने या उपचार करने से अधिक उपयुक्त व लाभप्रद होता है। यानी कि समस्या के प्रारंभ होने से ही पहले उसका रोकथाम कर दिया जाए। तो इस दृष्टि से निवारक परामर्श समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक या संकटकालीन परामर्श से कहीं ज़्यादा कीमती एवं लाभदायक है। इस परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसा प्रयत्न करता है कि परामर्शग्राहियों को संभावित कठिनाइयों से बचे रहने में सक्षम बनाया जाए। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, निरोग व बलशाली बने रहें, शिक्षण प्रशिक्षण ठीक चलता रहे, वे ठीक व्यवसाय का चयन कर सकें, व्यवसाय में कामयाबी प्राप्त करें, उनका अपने आप से तथा वातावरण से ठीक प्रकार का समायोजन रहे। इस संदर्भ में जितनी भी सावधानियां बरती जा सकती हैं, जितने भी अच्छे नियम का पालन तथा आदर्शों का अनुकरण किया जा सकता है, वैसा प्रकार का परामर्श देना ही नैदानिक परामर्श के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार के परामर्श में बालकों को बुरी आदतों तथा व्यवहारगत समस्याओं या व्यक्तिगत विकारों से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। रचनात्मक परामर्श चौथा है। इस प्रकार के परामर्श की दिशा पूरी तरह रचनात्मक एवं सकारात्मक होती है। इसमें विद्यार्थी को अपनी योग्यता तथा शक्तियों के अधिक से अधिक विकास हेतु उचित सहायता दी जाती है तथा उसकी रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों के पोषण एवं पल्लवन हेतु उनमें विशेष प्रकार की समझ तथा सोच विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा, व्यक्तित्व विकास शिक्षा, सौंदर्यपरक क्षमता, ललित कलाओं, रुचि तथा अभिरुचियों की पूर्ति हेतु दी जाने वाली शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उन्हें विकासात्मक या रचनात्मक परामर्श में भली प्रकार शामिल किया जा सकता है।
परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं का उल्लेख कीजिए। 2016 में प्रश्न आया है। तो हम देखेंगे परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं। इसमें पहला है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश, साइकोलॉजी सेंटर ऑफ यूपी। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 में की गई है, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में निर्देशक के रूप में प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग का अधिकारी होता है तथा सहायता और कार्य संचालन हेतु सहायक मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो शिक्षा विभाग के प्रवक्ता स्तर के होते हैं, जिन्हें मनोविज्ञान विषय की ख्याति प्राप्त होती है। मनोविज्ञान की स्थापना के उद्देश्य के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन परामर्श देना, शिक्षकों का मनोविज्ञान का प्रशिक्षण दे करके बच्चे को समझने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर। तीसरा है शिक्षण प्रयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान करना। चौथा है शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन। और अंतिम है सेवा के चयन में मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं सहायता देना। दूसरा है मंडलीय मनोविज्ञान। ठीक है, पहला तो मनोविज्ञान केंद्र था इलाहाबाद में, दूसरा है मंडलीय मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 10 मंडलों में मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र मेरठ, बरेली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, झांसी, मुरादाबाद तथा उत्तराखंड के 2 मंडलों में खोल रखा है। राज्य के कुछ जनपदों में राजकीय इंटर कॉलेज भी मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करते हैं। जिला चिकित्सालय सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सालय की स्थापना की है। ये चिकित्सालय समय समय पर छात्रों की विशिष्ट बीमारियों का इलाज कर उन्हें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का परामर्श देते हैं। जिला चिकित्सालय में मानव समस्या से संबंधित सभी विभाग होते हैं। विद्यालय में आने वाले छात्र प्रतिभावान होते हुए शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं और कम बुद्धि के साथ पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। अतः चिकित्सालय के विभिन्न विभाग ऐसे बालकों का अध्ययन अत्यंत कुशल डॉक्टरों की सहायता से करते हैं। जिला चिकित्सालय में जिन रोगों का निदान संभव है वे निम्नलिखित हैं: श्रवण दोष, वाक दोष, दृष्टि दोष, अस्थि दोष, चर्म दोष व आनुवांशिक रोग। नेक्स्ट है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। भारत सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा सन 1987 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी गई। इन संस्थानों की स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों एवं कार्यक्रमों की निचले स्तर पर सफलता के लिए शैक्षिक एवं स्रोतपरक सहायता प्रदान करना है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जिलों के प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों के सेवित क्षेत्रों, अध्यापकों, निरीक्षकों आदि की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं समस्याओं का ध्यान रखते हुए उन्हें अपेक्षित शैक्षिक सहायता एवं निर्देशन प्रदान करता है। इनके साथ साथ इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का कार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, लास्ट है इसमें सरकारी व गैर सरकारी संगठनों का परामर्श योगदान। अनेक सरकारी व गैर सरकारी संगठन शैक्षिक परामर्श के क्षेत्र में लंबे समय से अपना योगदान दे रहे हैं। इन संगठनों के परामर्श के कारण छात्राएं एक अच्छे वातावरण में अपना विकास करने में सक्षम हैं। सरकारी संगठन CBSE, NCERT, ICSE, CIET आदि अपनी विशेष योजना के तहत विद्यालयों को आवश्यक निर्देशन व परामर्श देते हैं। इन संगठनों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक सामग्री उत्पादित करना। दूसरा है शैक्षिक नियोजकों, प्रशासकों, अध्यापकों को शैक्षिक प्रौद्योगिकी की संभावनाओं एवं प्रक्रियाओं का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है विद्यालयों के विशिष्ट बालकों को अधिगम सामग्री जुटाने हेतु दिशा निर्देश एवं प्रयास। और चौथा है शिक्षा से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न शिक्षण प्रणालियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करिए।
तो मनोविज्ञानशाला के कार्य के अंतर्गत पहला जो है निर्देशन में शैक्षिक, व्यक्तिक, बाल निर्देशन, 10 वर्ष से कम आयु के और व्यावसायिक, ठीक है, शैक्षिक, व्यक्तिक, बाल निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। दूसरा है प्रशिक्षण, निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने हेतु सत्र कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे प्रवेश हेतु अर्हता एमए मनोविज्ञान अथवा एमएड या एमए शिक्षा शास्त्र है। और तीसरा है शोध कार्य, मनोविज्ञानशाला मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए परीक्षण निर्माण, अनुशीलन, मानकीकरण का कार्य करती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों हेतु उपकरण, प्रश्नावली तथा परीक्षण उपकरण का निर्माण करती है, जैसे भाटिया बैटरी टेस्ट, रोशा परीक्षण आदि। छात्रों की बुद्धि लब्धि, व्यक्तित्व मापन हेतु उपकरणों का निर्माण करती है। नेक्स्ट है इसमें बाल निर्देशन, बाल अधिगम में निर्देशन का महत्व बताइए। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व बताइए। बालकों के सीखने में निर्देशन परामर्श के महत्व, यानी ये 3 क्वेश्चन जो है इसमें एक ही आंसर लिखना है। 2016 में पूछा गया है प्रश्न। निर्देशन का महत्व, शैक्षिक मार्गदर्शन का महत्व इस प्रकार है। पहला है शैक्षिक मार्गदर्शन अथवा निर्देशन द्वारा व्यक्तिगत भेदों की जानकारी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। पाठ्य विषयों के चयन में सहायता मिलती है। विद्यालय की व्यवस्था में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम को संगठित करने में सहायक है। विभिन्न शिक्षण विधियों के चयन में सहायक है। पाठ्यक्रम का महत्व, परामर्श का निम्नलिखित महत्व है। पहला है परामर्शदाता उपबोध्य, जिसे परामर्श दिया जाना है के बारे में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को ऐसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है कि सब तथ्यों को जानने के पश्चात अपने संबंध में उठने वाली तमाम समस्याओं का निवारण करते समय स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। दूसरा है बालक को अपने संबंध में अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट, बालक अपनी समस्याओं से संबंधित वातावरणीय परिस्थिति से अवगत हो जाता है तथा उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता है। और नेक्स्ट, समस्याओं के समाधान से उपबोध यानी कि जिसे परामर्श दिया जा रहा है, उपबोध की सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट, समस्या के समाधान हेतु स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है और बालक अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन एवं परामर्श में अंतर बताइए। तो निर्देशन एवं परामर्श में अंतर जो है, निर्देशन एवं परामर्श घनिष्ठ होते हुए भी इनमें अंतर है। देखेंगे हम हम्फ्रीज एवं टेक्सलर के अनुसार निर्देशन एवं परामर्श दोनों एकार्थवाची शब्द हैं। निर्देशन में परामर्श सम्मिलित है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। एविंसन के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करना है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। निर्देशन संसार की प्राचीनतम प्रणाली है जिसके अनुसार अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभवों का लाभ दूसरों को देकर उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। पर्यवेक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से है। यह विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद देता है। कुछ अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु मार्गनिर्देशन की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण इसकी पूर्ति करता है। किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षण का पता है तो वह अपने कार्य को सही ढंग से करेगा। तब पर्यवेक्षण व्यक्ति को अनुप्रेरित करने हेतु आवश्यक है। पर्यवेक्षण के द्वारा अध्यापक व मुख्य अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में मदद मिलती है। पर्यवेक्षण के द्वारा विभिन्न स्थलों में स्थित विद्यालयों में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण आवश्यक है। ठीक है, अब हम लास्ट इसमें एक क्वेश्चन और देखेंगे। अपराधी बालकों की उपचार विधियों पर प्रकाश डालिए। अपराधी बालकों के उपचार की विधियां, इसके अंतर्गत 6 विधियां हैं। पहला जो है वातावरण विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, विद्यालय की भूमिका, राज्य की भूमिका और वैज्ञानिक विधियाँ कौन सी हैं? वातावरणीय विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, विद्यालय की भूमिका, राज्य की भूमिका एवं वैज्ञानिक विधियाँ।
ठीक है, फिर आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें लघुत्तरीय प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपको लगभग में सारे प्रश्न जो हैं वे आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, आपको तैयारी करने में भी सहायता होगी। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।